हाँ जी दोस्तों, तो जिस तरीके से हमने अपना कंपनीज एक्ट खत्म किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, और उसी तरीके से हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने जो फॉर्मेट अपनाया था वो ये कि हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर वीडियोस बनाएंगे और एट द एंड उसको कंपाइल कर देंगे, ताकि जो कंपाइलेशन देखना चाहे वो उसके लिए भी रेलेवेंट हो जाएगा, और जो छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करना चाहता है, सेक्शन वाइज कवर करना चाहता है, तो वो उसके लिए भी रेलेवेंट हो जाएगा। सेम पैटर्न पे आपके पास जो अब नया कॉन्सेप्ट आता है, मतलब नया एक्ट आता है, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये भी एप्लीकेबल है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि और लॉस की भी वीडियोस बनाए जाएं और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी आई है, बट फिलहाल हम जो रिमेनिंग एक्ट है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद और सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये एप्लीकेबल है होता है आपके सीए इंटर के अंदर, जिसकी हम बुक को भी यहाँ पे रेफर करेंगे, और साथ ही में आपके सीएमए इंटर में भी आता है। सीएमए वाले स्टूडेंट्स ने इस एक्ट को अपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे उन्होंने बेसिक पढ़ा हुआ है, और इंटर में उसका यहाँ पे एडवांस वर्जन आता है। फाउंडेशन की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आपने अगर देखी होगी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी देखिए तो आप इस एकलौते से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस यहाँ पूरा पूरा आपका बेसिक से लेकर एडवांस तक का कंटेंट जो है इस एक्ट का, वो यहाँ पे पूरा पूरा कवर किया गया है। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर कुछ अपडेशंस भी है, मतलब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी आई हुई हैं, तो उसको भी हम इसमें साथ में लेके चलेंगे। बेसिकली 2 सेक्शन है नए नए जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अलॉन्ग विद दैट अगर सीएस की बात करें तो उनके लिए भी ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये जो एक्ट है, ये पूरा पूरा रेलेवेंट है, जिसको कि हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे, जो हमारा मैनर रहा है। तो आज जो है वो इसके अंदर बात करेंगे आपकी इसके इंट्रोडक्शन की, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कब ये आया, क्या क्या इसके अंदर कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, क्या क्या इसके अंदर नए नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, कब कब अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या बेसिक फॉर्मेट है, क्या क्या बेसिक प्रोविजंस है, और कुछ एक और एडिशनल चीजें इसके अंदर देख के चलेंगे। तो एक बेसिक आप कह लो कि रफली आप इसमें इंट्रोडक्शन बेसिकली देखने वाले हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है बेसिकली वो क्यों है, क्या इसकी जरूरत है। तो बेसिकली क्या यहाँ पे पर्पस है कि जो आपने देखा है कि इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या काम आता है, जैसे चेक है वो क्या काम आता है। तो चेक आपके बड़ी तरीके से आपको अगर मनी में कन्वर्जन करना है, सपोज करो मनी में डील करना है, तो हार्ड कैश को हमेशा लेके घूमना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे अगर आपको करेंसी को बल्क में चाहिए, लेकिन आप बल्क में क्या कैश लेके घूमोगे, नहीं, तो उस जगह पर आप चेक को यूज कर सकते हो। या फिर कई सारी आपकी ऐसी ट्रेडिंग या कॉमर्स की एक्टिविटीज होती है जहां पे आप जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हो, या प्रोमिसरी नोट आपका यूज में आता है। तो मतलब अलग अलग टाइप के आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मूवमेंट्स होती है मनी की, जो कि बाय वे ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इजिली की जाती है आज के दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट पास हो सके एक हाथ से दूसरे हाथ तक बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। मतलब जैसे आपका गुड्स पास हो सकता है, वैसे ही आपका इंस्ट्रूमेंट भी पास हो सके, और वो इजी वे में किया जाए बाय वे ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये इंडिया में आया, ऑब्वियसली कब आया है, तो ये इंडिया में आया था आपका 1882 के अंदर। मतलब जो एक्ट है आपका वो 1881 में है, लेकिन जो ये इन्फोर्स हुआ, मतलब जो ये एप्लीकेबल हुआ, वो हुआ 1 मार्च 1882, मतलब 1 मार्च 1882 को ये एप्लीकेबल हुआ, जो इसमें ये सभी के ऊपर मानने जाने लगा। जो एक्ट है वो बेसिकली बात करता है आपकी प्रोमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की और चेक्स की, और जो ये एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो प्रोविजन ऑफ एक्ट है इसका, ये ऑल्सो एप्लीकेबल टू हुंडीज अनलेस देयर इज अ लोकल यूजेस टू द कॉन्ट्ररी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा ये प्रोमिसरी नोट पे लगेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लगेगा, चेक पे लगेगा, साथ ही साथ ये हुंडीज पे भी एप्लीकेबल होता है। हुंडीज होती क्या है, तो हुंडीज बेसिकली पुराना तरीका है, एक ट्रेडिशनल वे है डील करने का, बेसिकली सौदा करने का एक तरीका हुआ करता था, जिसको हुंडीज के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर लोकल कस्टम्स एप्लीकेबल होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए कहा गया कि भैया इसका जो एक्ट का प्रोविजन है वो हुंडीज पे भी लग जाएंगे, अगर उस पर कोई लोकल एक्ट या लोकल कस्टम या लोकल जो आपके यूजेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, तो उस सिनेरियो में आपके जो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल माने जाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपने सुना होगा जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बियरर डिवेंचर्स होते हैं, इस टाइप की चीजों को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और वो भी आपके इसके अंदर कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। तो बेसिकली कहा जाता है कि 3 ही चीजें कवर होती हैं, बट इसके सिमिलर में काफी सारी और चीजें भी हैं जो भी यहाँ पे कवर की जाती हैं। अच्छा जी, बात करें डेवलपमेंट्स की, तो अभी इसके अंदर रिसेंट में 3 अमेंडमेंट्स आए हैं, मतलब 3 बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स आए। पहला अमेंडमेंट आया आपका सन 2002 के अंदर, उसके बाद अमेंडमेंट आया 2015 के अंदर, उसके बाद अमेंडमेंट आया रिसेंट में 2018 के अंदर। जो 2018 वाला अमेंडमेंट था उसके ऊपर आपको जो प्रेसिडेंट का, आपको पता है अमेंडमेंट आने का मतलब क्या होता है कि पहले बिल पास होता है और फिर उसका वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बिल पास होता है तो वो अलग अलग आपके दोनों सभाओं से पास होके जाता है, और प्रेसिडेंट की जब उस पर एसेंट मिल जाती है तब जाके वो हमारा एक्ट कहलाने लगता है। तो प्रेसिडेंट की जो एसेंट मिली और जो नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गैजेट में, वो किया गया 2 अगस्त 2018 को
और जो इसके प्रोविजन है वो इफेक्टिव माने गए आपके 1 सितंबर 2018 से, मतलब 1 सितंबर 2018 से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो है वो भी एप्लीकेबल हो गया। अच्छा जी, क्या है इस अमेंडमेंट के अंदर? तो इस अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली दो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो कि बात करता है सेक्शन 143A और सेक्शन 148 के अंदर। मतलब कि अगर कोई भी आपकी पेंडेंसी चल रही है, मतलब कोई भी कंपनसेशन के रिगार्डिंग में कोई पेंडेंसी है, तो उसको लेकर दो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, और वो आया आपके इस अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट है इसके अंदर। द थिंग इज कि पुराने अगर नोट्स आप यूज कर रहे हैं या पुराने कोई कंटेंट यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, आपको अपडेटेड इसको रीड करना है, अपडेटेड इसकी स्टडी करनी है। ठीक है जी, बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता क्या है। तो बताइए जरा, आप बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या है, जैसे दो वर्ड है इसके अंदर, नंबर 1 इज नेगोशिएबल, नंबर 2 इज इंस्ट्रूमेंट। तो इन दोनों वर्ड को जरा मतलब समझो। पहले बात करते हैं नेगोशिएबल की। नेगोशिएबल का मतलब होता है जो कि ट्रांसफरेबल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर हो सके, हम किसी को दे तो उसको लेने में उसको कोई एतराज ना हो, इजिली ट्रांसफरेबल चीजें जो होती हैं वो आपकी नेगोशिएबल कहलाती है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इजीली ट्रांसफर हो सकता है, फ्रीली ट्रांसफर हो सकता है, उसको बेसिकली कहते हैं क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ट्रांसफर कैसे हो सकता है? तो ट्रांसफर होने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 इज मेयर डिलीवरी, मेयर डिलीवरी, और नंबर 2 होता है आपका इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब इसका क्या मतलब है, मेयर डिलीवरी का मतलब क्या हुआ और इंडोर्समेंट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? तो अब एक चीज यहां पे आप समझेंगे कि कुछ टाइप के दो वर्ड आते हैं, एक आता है बियरर और एक आता है ऑर्डर। जैसे कि आप इसका अगला पैराग्राफ अगर देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे आप कि जो एक्ट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली डिफाइन ही नहीं करता, लेकिन सेक्शन 13 जो है वो इतना बता जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। मतलब कि सर मीनिंग क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो एक्ट नहीं बताता। क्या बताता है एक्ट? तो एक्ट का जो सेक्शन नंबर 13 है वो ये बता के जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। अब ये जो होंगे ये कैसे होंगे? ये होंगे पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। अब इस वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं ऊपर बियरर वाले पॉइंट से भी कनेक्ट इसको करूंगा, जो यहाँ पे मेयर डिलीवरी की बात आ रही थी। बियरर का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो बियरर का मतलब होता है कुछ ऐसा, जैसे कि आप अगर सिंपली बात करूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं करेंसी, जो भी आपके मनी होते हैं, नोट्स होते हैं, ये आपके बियरर कहलाते हैं, पर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। मैं बस एग्जांपल के लिए इसको यूज कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक नोट है, एक आपका ये 100 रुपए का नोट है। अब ये 100 रुपए का नोट अगर मिस्टर ए के पास था और ये बी को मिल जाए, ठीक है, ये 100 रुपए का नोट किसको मिल गया? ए से मिल गया बी को। तो क्या इस 100 रुपए के नोट पे बी का नाम लिखा जाएगा या क्या पहले ए का नाम लिखा हुआ था? नहीं। मतलब क्या है कि ये करेंसी जो है ये अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसके हाथ में है उसी का है। मतलब कि जिसके पास ये होगा वो उसका मालिक, वो उसका बियरर। तो बियरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप करेंसी के ऊपर पढ़ेंगे भी तो उसके अंदर इस टर्म को यूज किया होता है। बियरर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिसके पास उसका पोजीशन है वो इंटाइटल्ड है उसका बेनिफिट यूज करने के लिए। मतलब अगर मेरे पास ये 100 रुपए का नोट है तो मैं इसका बेनिफिट यूज कर सकता हूं, मैं उसके लिए इंटाइटल्ड हूं, बिकॉज दिस इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेसिकली मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैं कहता हूं चेक है। अब चेक कैसा है? तो चेक में अगर मैं डिफाइन करूं तो चेक आपके बेरर भी होते हैं और टू ऑर्डर भी होते हैं। अब चेक की अगर मैं बात करता हूं कि अगर बेरर चेक है, बेरर चेक का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि एक सेल्फ का चेक है, तो सेल्फ का चेक भी अपने आप में बेरर चेक कहलाता है। बेरर चेक का मतलब क्या हुआ कि जिस चेक के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा, क्या लिखा है? सेल्फ। अब सेल्फ का चेक जो लिखा गया है, सपोज करो मैंने इस सेल्फ के चेक को दे दिया मिस्टर ए को और मैंने कहा भैया जाओ पैसे निकाल लो। मिस्टर ए से चेक हो गया और मिल गया ये मिस्टर बी को, तो क्या मिस्टर बी पैसे निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर मिस्टर ए का नाम लिखा ही हुआ नहीं था, मेरा नाम लिखा ही हुआ नहीं था, नाम किसी का लिखा ही नहीं है। मतलब कि जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो इसको इनकैश करा सकता है। तो दिस इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब बियरर इंस्ट्रूमेंट में क्या इंडोर्समेंट की जरूरत होगी? इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई इंस्ट्रूमेंट दूसरे को दूंगा तो मैं उसके अंदर मेंशन करूंगा कि दिस इज माय इंस्ट्रूमेंट एंड मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूं मिस्टर दिस को, और ये इंटाइटल्ड है इसको इनकैश करने के लिए या फिर इसके बेनिफिट को यूज करने के लिए। इस टाइप की मुझे चीजें लिखनी होती है, रिटर्न में इन चीजों को मेंशन करना होता है। तो इंडोर्समेंट का मतलब ये हुआ। पर जब इस चेक वाले सिनेरियो में आपने देखा तो क्या मैंने कुछ लिखित में दिया है? नहीं दिया। तो दिस इज व्हाट मेयर डिलीवरी। मतलब कि मैंने एक चेक अपने पास से हैंड ओवर कर दिया, मैंने कहा जाओ इसको इनकैश करा ले। दिस इज व्हाट मेयर डिलीवरी। तो मेयर डिलीवरी कहां पॉसिबल होगी? इन केस ऑफ बियरर। बट इन केस ऑफ ऑर्डर की बात करें तो वहां पे आपका क्या होगा? आपका इंडोर्समेंट होगा। मतलब वहां पे आप लिखोगे, एक तरीके से ऑर्डर दोगे कि भैया ये पैसा इसको दिया जाए, इस तरीके से आपने उसके अंदर ऑर्डर दे दिया, विच इज entitled
टू मी, मतलब कोई पैसा है जो रिकवर करना है जिसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मेरे बदले इसको पेमेंट दे दो, जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इंडोर्स किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी यहां पे जो इतनी सी बात से आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसी को यहां पे बताया गया, प्रोविजन नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा पेबल टू ऑर्डर, कब? जब ये एक्सप्रेस्ड होगा या फिर इसके अंदर ये वाला टर्म नहीं लिखा होगा। क्या टर्म नहीं लिखा होगा? प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर, मतलब इसका ट्रांसफर होना प्रोहिबिट है ऐसा नहीं लिखा होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, आपका ट्रांसफर आराम से हो सकता है और वो पेबल टू ऑर्डर माना जाएगा। पेबल टू बियरर की बात करें तो बियरर के अंदर बेसिकली क्या होगा, तो एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, एग्जांपल पे बियरर, मतलब क्या हुआ। अब इसका एग्जांपल आपको मैं एक और बताता हूं, जैसे कि अगर आप चेक देखेंगे, चेक का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो चेक के फॉर्मेट में एक स्टार्टिंग में लिखा होता है पे, और पे के बाद यहाँ पे कुछ आपके एक तरीके से ब्लैंक जगह होती है जहां पे आप नाम लिखते हो, और एंड में लिखा होता है और बियरर, और बियरर। ये आपको हर चेक में नहीं दिखेगा बट ये चेक्स में होते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये और बियरर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप इसमें नाम भर दो या तो आप इसके अंदर नाम फिल कर दो, तो जो नाम को फिल किया जाएगा नाम को मिल सकता है, और अगर ये नाम वाला बंदा ना लेना चाहे तो कोई भी इसको ले सकता है जिसके पास भी ये चेक होगा, मतलब वो बियरर चेक है एक तरीके से। तो जब भी हम चाहते हैं कि नहीं जी ये रवि कुमार को ही चेक मिले, तो उस केस में कोई बियरर को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कैंसिल, मतलब चेक में से इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि पेबल टू बियरर कब होगा, जब एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जैसे कि पे बियरर टाइप की चीज अगर उसके अंदर लिखी होगी, दैट इज एक्सप्रेस्ड कि हाँ भैया बियरर को ये पे किया जाए, तो वो माना जाएगा पेबल टू बियरर है। या फिर दूसरा होता है व्हेन द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट, मतलब कि भैया इसके बाद ये फर्दर किसी को इंडोर्स नहीं किया जा सकता, तो ऑब्वियसली बात है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वही इसको इन कैश कर सकता है। तो ये भी आपके एक तरीके से पेबल टू बियरर की कैटेगरी में आ जाता है। एसेंशियल्स की बात करें कि क्या चीजें जरूरी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्या एसेंशियल्स है इसके, तो ऑब्वियसली बात है इट मस्ट बी इन राइटिंग, उसके ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है। आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए वन पर्सन टू अनदर। होल्डर्स टाइटल इट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब कि जो होल्डर है जिसने भी उसको होल्ड करके रखा हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसका जो टाइटल है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो चोरी चकारी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड के थ्रू हासिल किया हुआ नहीं होना चाहिए, उसका टाइटल डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। अच्छा जी, कितनी बार ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसको कितनी बार भी ट्रांसफर किया जा सकता है टिल इट्स सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बनाया है 3 महीने के लिए, ठीक है ना, 3 महीने के बाद ये मैच्योर हो जाएगा, तो इस 3 महीने के पीरियड में इसको कितनी बार भी इंडोर्स किया जा सकता है, एक दूसरे को दिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कब तक, 3 महीने तक। एक बार 3 महीने खत्म हो गए तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी, उसके बाद ये ट्रांसफरेबल नहीं रह जाएगा। तो टिल इट्स सेटिस्फैक्शन इसको कितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे या तो वो होगा इधर अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे। प्रॉमिस का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जैसे क्या बात करते हैं प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रॉमिस टू पे, कि हम वादा करते हैं आपको पैसे दे देंगे, कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ऑर्डर टू पे, कि भैया मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा हूं और तुम इसको साइन करो और कहो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम ये पैसे मुझे दोगे इस डेट के अंदर अंदर, वगैरह वगैरह जो भी आपकी कंडीशन होगी वो आपने लिखी होगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका ऑर्डर में कवर होता है और प्रोमिसरी नोट ऑब्वियसली आपका प्रॉमिस में कवर होता है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें छोटी मोटी कंडीशन लगाई जा सकती है, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे कि छोटी मोटी कंडीशन हो सकती है, बट एक टोटली ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो कि बाउंड टू हैपन नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि मैं छोड़ो यहां पे, मैं कहता हूं जो ए है वो बी को सपोज करो 10,000 रुपए देगा, कब देगा, जब बी के फादर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ए कह रहा है कि मैं बी को 10,000 रुपए दूंगा, कब, जब बी के फादर की डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो लगा दिया इसने, तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गलत हो जाएगा, नहीं। अगर ऐसा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया, प्रोविजन नोट बनाया, तो क्या वो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्टेन है, इंसान की डेथ होना ये सर्टेन है, आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं होना ही होना है। तो इसलिए अगर इस टाइप की कोई सर्टेनिटी है तो वो चीज समझ में आती है। बट अगर सपोज ऐसा कहता है कि ए मैं बी को दूंगा पैसे, कितने दूंगा ये नहीं बता रहा, सपोज वो कह रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा जितने भी मेरे पास होंगे, तो ये क्या हुआ, ये चीज सर्टेन नहीं है। या फिर मैं पैसे दे दूंगा आपकी फैमिली को, ये नहीं बता रहा किसको दूंगा, ये भी सर्टेन नहीं है। मतलब इस टाइप की कोई अनसर्टेनिटी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की कोई अनसर्टेनिटी वाली कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। बट कोई ऐसी कंडीशन है विच इज सर्टेन, तो वो आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, जो आपके ये प्रॉमिस होगा या ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू मनी ओनली, मतलब जो भी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे वो मनी के रिलेट में होने चाहिए, और जो उसका अमाउंट है, जो सम है, सम पेबल है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी वहां पे
नहीं होनी चाहिए। अब ये कुछ प्रिजम्पशंस आती है सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट ये आपकी इस वीडियो का कह लो कि अंत पार्ट है, तो इसको जरा 2 मिनट सुन लो। बट बहुत ज्यादा इसको रेलेवेंट नहीं कहूंगा मैं कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास बात लिखी है। पहला बात कह रहा है कि कंसिडरेशन के रिगार्ड में क्या प्रिजम्पशन है, तो ऑब्वियसली बात है कंसिडरेशन के रिगार्ड में क्या प्रिजम्पशन होती है कि कंसिडरेशन क्या होगा भैया, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो भी कंसिडरेशन लिखा हुआ होगा, जो भी उसके अंदर रिटर्न होगा वो आपका माना जाएगा, उसका कंसिडरेशन का अमाउंट है। डेट क्या मानी जाएगी, तो अगेन डेट जिस दिन वो बनाया गया, जिस दिन वो ड्रॉ किया गया और उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो बियरिंग है, तो वो भी उसकी क्या मानी जाएगी, उसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी, ड्रॉन की डेट मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस की डेट क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है रीजनेबल टाइम होना चाहिए एंड ऑब्वियसली बिफोर मैच्योरिटी। अब इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज करो 1 अप्रैल को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया और इसकी मैच्योरिटी रखी है 3 महीने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो इसकी एक्सेप्टेंस करोगे वो कब करोगे, इसके बीच में ही करोगे, इससे बात तो करोगे नहीं। तो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस क्या माना जाएगा, इसके बीच का कोई भी रीजनेबल टाइम जो भी आपको बताया गया, जो भी आपसे कम्युनिकेट किया गया, जो भी रीजनेबल टाइम की भैया आपके पास पहुंच गया तो आपको एक्सेप्टेंस करके 1-2 दिन के अंदर दे देना चाहिए था या उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन कर देनी चाहिए थी। तो जो एक रीजनेबल टाइम होगा एंड वो रीजनेबल टाइम आपका हमेशा क्या होना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद का रीजनेबल टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, फिर बात करते हैं ट्रांसफर के रिगार्डिंग। तो भैया क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पहले, मतलब एक बार मैच्योर हो गया उसके बाद तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, लेकिन मैच्योर होने तक उसको कितनी बार भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट की बात करें तो भैया इंडोर्स भी हो सकता है, अगर जिसकी वो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर किसी और को इंडोर्स करना चाहता है तो उसके अंदर वो लिखेगा, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसको वो राइटिंग में मेंशन करेगा और जिसको भी ऑर्डर देगा उसके इंडोर्समेंट के रिगार्डिंग वो आपका ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट माना जाएगा। स्टैंप्स के बारे में क्या बात करेंगे, तो स्टैंप्स बेसिकली क्या है कि जो भी आपके प्रोविजन नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर चेक हो, ऑब्वियसली वो ड्यूली स्टैम्प्ड होने चाहिए एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है ना। तो स्टैंप होना भी आपका जरूरी है और माना जाता है कि वो स्टैंपिंग उसके अंदर होनी चाहिए। होल्डर की बात करें तो होल्डर में यहाँ पे दोनों लोग कवर हो जाते हैं, नंबर 1 इज होल्डर एंड नंबर 2 इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होता क्या है, इसको डीपली आप समझोगे आगे के प्रोविजन में चल के, काफी सारी चीजें हैं, ये एक इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आई हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने बेयर एक कह लो कि आपका काम का सेक्शन स्टार्ट नहीं किया था, पूरी इंट्रोडक्शन की बात की है। जो आपका काम का स्टार्ट होगा वो होगा नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट, जो कि हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजरी नोट से, सेक्शन नंबर 4 से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही।